फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुखवीर सिंह अपने इस गोल्डन एरा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारी ये मुहिम है कि एनटीपीसी, आरआरबी और जो भी वनडे एग्ज़ाम हैं उनके लिए बेहतरीन कंटेंट आप तक प्रोवाइड किया जाए और इसी के साथ साथ आपको एक टेस्ट सीरीज भी दी जाए आपके लिए, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहतरीन आपके लिए साबित हो और उसका आपको लाभ मिले। इसका फ्रेंड्स लाभ जो लोग दूर दराज हैं, गांव तक हैं, जो लोग अभी ऐसी सुविधाएं उनके पास नहीं आ रही हैं, अभी कोचिंग भी बंद पड़ी हैं, तो ऐसे में फ्रेंड्स देखते हुए ऐसी हमने एक मुहिम स्टार्ट की है अपने इस गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप सभी लोग इसका लाभ लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आएगी। फ्रेंड्स, हमारी टीम इस पर काम कर रही है और आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है। आप ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और वादा हम करते हैं कि आपको जो प्यार और आपका जो ट्रस्ट हम पर है वो बनाए, उस ट्रस्ट को हम पूरा करेंगे। तो चलिए आज हम अपने इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं इतिहास से। कुछ क्वेश्चनों को हम देखेंगे कि कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं और जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हैं और उनको क्या फिर से एग्जाम में आया जा सकता है वो क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं अपनी इस टेस्ट सीरीज की। चलिए, ये रहा फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन कि नोआखली कहाँ स्थित है। नोआखली कहाँ स्थित है? तो जो हमारे विकल्प हैं पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा और बिहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स कि केवल नोआखली ये जान लेना ही क्लियर आंसर नहीं है कि पश्चिम बंगाल में है। दरअसल वह घटना कौन सी थी जिससे नोआखली पब्लिक डोमेन में आया और कैसे नोआखली फेमस हुआ। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि 1939 में जो सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है और 1940 में लीग जो है, मुस्लिम जो लीग है पाकिस्तान की मांग करती है। क्या? पाकिस्तान की अलग से मांग करती है। समझ रहे हैं ना। और जिन्ना इस बात पर अड़े हुए थे, यानी मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पर अड़े हुए थे कि वो पाकिस्तान से नीचे कुछ भी समझौता नहीं करना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि लीग ही मुसलमानों का नेतृत्व करती है। तो ऐसे में क्रिप्स मिशन और 1946 का जो कैबिनेट मिशन आता है, इसमें भी इस बात का जिक्र किया जाता है और बाद में जब कैबिनेट बनती है तो वहां पर भी 1946 में जब पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसी समय 1946 में, यानी 1946 में ही दंगे होते हैं। और ये जो पश्चिम बंगाल में नोआखली है, यहाँ दंगे होते हैं और इसी समय गांधी जी जो कहाँ थे, गांधी जी कहाँ थे? नोआखली में स्थित थे। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे और आपस में जो विश्वास टूटा था उस विश्वास को बहाल करने में लगे हुए थे। तो क्लियर फ्रेंड्स? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोक नायक के रूप में किसे जाना जाता है। क्या फ्रेंड्स? लोक नायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो हमारे विकल्प हैं जेपी नारायण, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी। तो जो फ्रेंड्स लोक नायक है, लोक नायक को जो उपाधि है वो जेपी नारायण की है। जो इसका विकल्प होगा वो ए विकल्प सही होगा। फ्रेंड्स, जो लोक नायक यानी जेपी नारायण है, इन्होंने 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट यानी गांधी जी के साथ रह के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। सर्वोदय में उन्होंने भाग लिया था। सर्वोदय जो मूवमेंट था, सर्वोदय में भाग लिया था इन्होंने। और उसके साथ सबसे बड़ी बात, इनका जो आंदोलन था जेपी आंदोलन जिसे कहा गया,
यानी जयप्रकाश नारायण, इन्हीं का शॉर्ट नाम है। तो जो जेपी मूवमेंट इनके नाम से ही चला था 1974 में, यानी इमरजेंसी के समय मैडम इंदिरा के अगेंस्ट इन्होंने जेपी आंदोलन चलाया था। और बाद में इन्होंने क्या किया, भारत सरकार ने इन्हें 1999 में भारत रत्न, यानी भारत का सर्वोच्च जो सम्मान है भारत रत्न, क्या भारत रत्न से सम्मानित किया है इन्हें। क्लियर। जैसे ही लाला लाजपत राय के बारे में भी आप जानते होंगे कि 1927 का साइमन कमीशन आया था, इसका इन्होंने विरोध किया था। और इसी साइमन कमीशन की बर्बरता का शिकार हुए तो इन पे लाठी चार्ज हुई थी। तो इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सरकार की जो मेरे ऊपर लाठी पड़ी है, एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील साबित होगी। दादा भाई नौरोजी को आप जानते हैं, गांधी जी ने इन्हें राजनीतिक गुरु बनाया था और राष्ट्रपिता को तो आप जानते ही हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे लोकनायक थे, इनका जो आंसर सही होगा, जेपी नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है कि बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और एग्जाम में आ सकता है और कई बार आया है। यहाँ तक कि ये क्वेश्चन पीसीएस लेवल के जो एग्जाम है, राज्य स्तरीय लेवल की एग्जाम है, उन एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है। तो बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? विकल्प हम एक बार विकल्प देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर। तो केवल इतना ही जान लेना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हमें बारदौली भी समझना पड़ेगा ना, हमें बारदौली भी समझना पड़ेगा। तो 1928 में गुजरात में, कहां, गुजरात का एक तालुका है बारदौली, यहाँ आंदोलन हो रहे थे और इस आंदोलन को सरदार पटेल ने लीड किया था। तो पहले इनका नाम केवल वल्लभ भाई पटेल था। इस आंदोलन में, यानी बारदौली के आंदोलन में जब इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो यहाँ की महिलाओं ने, जो यहाँ की महिलाएं थी, इन्होंने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। क्या फ्रेंड्स? इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। इन महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। क्लियर। और जो अन्य नेता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जेबी कृपलानी, ये लोग भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे, महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर याद करिएगा कि बारदौली जो सत्याग्रह था, इसका जो नेतृत्व था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि गांधी जी का दांडी मार्च, गांधी जी का दांडी मार्च किस मूवमेंट का हिस्सा था? यानी गांधी जी का जो दांडी मार्च है वो किसका हिस्सा था? विकल्प हमारे क्या है? असहयोग आंदोलन, सुशासन लीग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। समझ रहे हैं ना? असहयोग आंदोलन, सुशासन लीग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो सी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि 1920 से, यानी जो असहयोग आंदोलन हुआ था, जब 1922 में गांधी जी ने ड्रॉप किया था असहयोग आंदोलन, तो 1922 में ड्रॉप किया था चोरी चोरा की घटना से आहत होकर के। तो उसके बाद जो 10 साल का कार्यक्रम था, 8 साल का, 1922 से, यानी 1922 से लेके 1930 के बीच का जो टाइम टेन्योर है, इस बीच में जनता जो थी वो ऊब चुकी थी, ब्रिटिश सरकार के जो टैक्स थे उनसे परेशान हो चुकी थी, और उनकी जो उनका जो शोषणकारी दमन था उससे भी भारतीय ऊब चुके थे। और गांधी जी ऐसे में क्या, एक नए आंदोलन की नींव रखते हैं, और वह क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या फ्रेंड्स? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसे स्टार्ट करते हैं 1930 से लेके 32 तक रहता है, और दूसरे फेज में फिर स्टार्ट होता है ये।
तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में 11 सूत्रीय कार्यक्रम, क्या 11 सूत्रीय कार्यक्रम पेश करते हैं और उन्हीं में एक मुद्दा होता है नमक। क्या फ्रेंड्स, एक मुद्दा होता है नमक का। और गांधी जी अपने इस 11 का सूत्रीय कार्यक्रम में से एक मुद्दे को चुनते हैं, नमक का मुद्दा, और इसी मुद्दे को लेकर गांधी जी दांडी मार्च करते हैं 12 मार्च। क्लियर? यानी 12 मार्च 1930 को। और यह यात्रा 24 दिन की यात्रा रहती है और 6 अप्रैल तक। क्लियर? तो हमारा जो है दांडी मार्च किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। और जो दांडी मार्च था वो नमक को लेकर था कि नमक पर जो टैक्स था और इसे भारतीय बनाने का अधिकार नहीं था, यानी इस नमक को भारतीय नहीं बना सकते थे। क्लियर फ्रेंड्स? इनके विकल्पों पे देखते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। ये सुशासन लीग यानी 1906 में ये स्टार्ट हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में, यानी 1920 से 22 तक चला था। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स? ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? कौन सा चार्टर अधिनियम द्वारा, यानी कौन से चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, यानी एकाधिकारवाद था, जो उसे समाप्त कर दिया गया? तो विकल्प हम देखते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम और 1833 का चार्टर अधिनियम। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, और ये आ भी सकता है। बहुत इसके चांसेस हैं। लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1833 का चार्टर अधिनियम। क्लियर फ्रेंड्स? यानी 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें जो भारत का जो विदेश व्यापार था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसे समाप्त कर दिया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया था। लेकिन फ्रेंड्स जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसके इन 3 विकल्पों से बन सकते हैं। जैसे 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें प्रतियोगिता के माध्यम से सिविल सर्विसेज आईसीएस की परीक्षा में भारतीय भाग ले सकते थे, यानी आईसीएस ये परीक्षा में भाग ले सकते थे, उसमें भारतीय भी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था 24 सदस्यों का, उसकी संख्या घटा के 24 से घटा करके 18 कर दी गई थी। क्लियर? इसी प्रकार से 1793 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इसके व्यापार की जो लीज की अवधि थी उसे 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लीज थी 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, तो कौन सा था? 1793 का चार्टर एक्ट था। इसी प्रकार से 1813 का चार्टर अधिनियम था। इसमें क्या था कि ईस्ट जो इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका, यानी चीन के साथ चाय और अफीम, इन चीजों पर एकाधिकार बना रहा था और चीजों पर छूट दे दी गई थी कि कोई भी कंपनी आके व्यापार कर सकती है, लेकिन उन कंपनियों को चीन में व्यापार, चाय का व्यापार और अफीम का व्यापार करने का अधिकार नहीं था। यह अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को था और अन्य जो अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए थे और इन पर संरक्षण दिया गया था। इसका उल्लेख 1813 के चार्टर अधिनियम में मिलता है। तो क्लियर फ्रेंड्स? ऐसे ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं। आप हमारा इसी तरह से समर्थन करते रहिएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये सीरीज पसंद आएगी और साथ साथ आप हमारे इस गोल्डन एरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।
वादा हम करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि निम्नलिखित में से लैला मजनू और तुगलकनामा की रचना किसने की है? विकल्प देखते हैं। अमीर खुसरो, गाजी मलिक, जुना खान, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर राइट आंसर होगा वो विकल्प ए, अमीर खुसरो। क्लियर? अमीर खुसरो इसके राइट आंसर होगा। तो अमीर खुसरो के बारे में फ्रेंड्स एक चीज और जान लेना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के कासगंज के वर्तमान में जो कासगंज जिला है उसकी एक तहसील पड़ती है पटियाली। यहां इनका जन्म हुआ था। और सबसे जो बड़ी बात है, ये राज्य आयोग की क्वेश्चन आयोग में पूछ लेता है, जो एग्जाम होते हैं, कि इनकी जन्मस्थली या इनकी समाधि या इनकी कब्र कहाँ है। तो क्लियर? इसके साथ साथ पूछते हैं कि खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? क्या जो खड़ी भाषा है, खड़ी बोली, इसका प्रचलन सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था। ऐसे लैला मजनू आप जानते हैं कि प्रेम की जो दो व्यक्ति थे लैला मजनू, उनके नाम पर इन्होंने इसकी रचना की थी। तो यह खड़ी बोली और इनका ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। और इसी के साथ साथ नूह सिफिर और आसिका इनकी भी रचना इन्होंने की थी। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अमीर खुसरो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करो या मरो का संबंध निम्न आंदोलन में से है। यानी करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो विकल्प हमारे क्या है? दांडी, असहयोग, खिलाफत, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर? सॉरी सर। यानी 7 से 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन गांधी जी प्रारंभ करते हैं और इसी आंदोलन में यह नारा देते हैं कि करो या मरो। क्लियर? करो या मरो। तो जो करो या मरो का संबंध है वो भारत छोड़ो आंदोलन से है। अगर हम इन 3 विकल्पों में भी नजर डालें, जो दांडी मार्च आप जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी चर्चा हम एक क्वेश्चन में पहले कर चुके हैं, 1930 से लेके 32-33। क्लियर? और असहयोग आंदोलन 1920 से लेके 22 तक, और खिलाफत आंदोलन 1919 से लेके 1920। क्लियर? कभी कभी एग्जाम में डेट पूछ लेता, कई आंदोलन दे दिए, जैसे असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या एनआईए का गठन, निम्न में क्रम से लगाइए। तो टाइम आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं ना वो विकल्पों से ज्यादा बनते हैं। आयोग कितने क्वेश्चन लेके आएगा भाई? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। एक बात याद रखिए फ्रेंड्स, शाहजहां का जो यानी ये मुगल साम्राज्य का ये शासक था। मुगल साम्राज्य का एक योग्य शासक था और इसी के शासनकाल को यानी शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर आपसे स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग निम्न में से किस शासक के कार्यकाल को कहा जाता है, तो शाहजहां के कार्यकाल को कहा जाता है। इसने जामा मस्जिद का ही निर्माण नहीं कराया, इसने बहुत बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कराया।
जैसा कि आप जानते हैं कि लाल किला, क्या लाल किला, ताजमहल, ठीक, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, ऐसी अनेक बड़ी बड़ी इमारतों का इसने निर्माण कराया। दीवाने आम, दीवाने खास, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए जब इसके साम्राज्य में बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ताजमहल के रेवेन्यू का, यानी अपने रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा ताजमहल से प्राप्त करता है, ऐसे ही हुमायूं ने भी एक लाइब्रेरी का निर्माण कराया था दिल्ली में। अकबर ने अकबर का किला आपने इलाहाबाद में देखा होगा, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा देखा होगा, आगरे में आगरे का किला आपने देखा होगा, समझ रहे हैं ना। और इसी प्रकार से औरंगजेब ने बीवी का मकबरा बनवाया था। तो याद होना चाहिए कि औरंगजेब ने किसका निर्माण कराया था, बीवी का मकबरा। अकबर के बारे में पता होना चाहिए, इसी प्रकार से हुमायूं के बारे में पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी जो पुस्तकालय का निर्माण किसने कराया था, हुमायूं ने। क्लियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, डेट पूछा है सॉरी, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। विकल्प क्या है इसके, इसके विकल्प है फ्रेंड्स 1930, 1931, 1932, 1933। क्लियर। तो जिसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 1931, यानी आंसर बी इज राइट आंसर। क्लियर, 1931 इसका राइट आंसर होगा। जो गांधी इरविन समझौता था, जो गांधी इरविन समझौता जो था 5 मार्च 1931 को जो हुआ था, इसमें बात क्या थी, जो इंग्लैंड था यहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, और गांधी जी भारत में क्या चला रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। इधर तीसा की मंदी भी थी 1930, 29, 30 में, 1929, 30 में तीसा की मंदी भी थी, और यहाँ टैक्स का विरोध कर रहे थे। और ब्रिटिश सरकार का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा कहां से प्राप्त होता था, भारत से। और ऐसे में गांधी जी अनेक प्रकार के टैक्सों का विरोध करते हैं, ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हैं, तो इसका सीधा इंपैक्ट इंग्लैंड पे पड़ रहा था। क्लियर। तो जो गांधी का दबाव इतना बढ़ रहा था ब्रिटिश सरकार पे, और भारतीय इसका समर्थन कर रहे थे, और ब्रिटिश सरकार इस बात से डर रही थी, और इसीलिए इरविन को गांधी जी से समझौते के लिए भेजा कि आप क्या कीजिए, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन में आप भाग लीजिए, और जो अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, आप इसे ड्रॉप कीजिए। तो गांधी जी कहते हैं ठीक है हम कर देंगे, लेकिन आप हमारे लिए क्या करेंगे इस समझौते में। तो गांधी जी कहते हैं जो राजनीतिक बंदी हैं उन बंदियों को छोड़ दिया जाएगा जिनपे गंभीर मामले नहीं है, नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा, और टैक्स में भी छूट दी जाएगी। क्लियर। तो इस प्रकार से समझौता होता है 1931 में, और गांधी जी क्या करते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, एसएस राजपूताना जहाज से जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, केबीसी तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये जरूर है कि आपको केबीसी तक पहुंचा जरूर सकता है। चलिए देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्य कहाँ रहते थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री का है, यानी प्राचीन भारत का, ये आर्यों से यानी वैदिक एरा से सवाल है ये। ठीक, ऋग्वैदिक आर्य कहाँ रहते थे। विकल्प देखते हैं, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत में, भारत के पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में, सप्त सिंधु प्रदेश में, पूर्वी भारत में, या उत्तरी भारत में। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, जो भारत में आर्य आए थे वो 1500 BC में आए थे। क्लियर। और इस प्रदेश से आए थे क्योंकि कैस्पियन सागर, यूरेशिया वाले प्रदेश से आए थे, कैस्पियन सागर वाले प्रदेश से आए थे। तो सबसे पहले ये कहां बसे थे, सप्त सिंधु प्रदेश में। इसका राइट आंसर डी होगा। क्लियर। लेकिन जब आर्य जो है यानी ऋग्वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा, उत्तर वैदिक काल है, ऋग्वैदिक एरा लेटर वैदिक एरा है, तो
तो ऋग्वैदिक एरा वाले जो लोग थे वो सप्त सेंधर प्रदेश में थे, और जो इनका टाइम पीरियड था 1500 से लेके 1000 बीसी तक, और जो लेटर जो वैदिक थे यानी उत्तर वैदिक काल के, वो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी या 500 बीसी मान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर समझ लीजिए फ्रेंड्स। और लेकिन जो उत्तर भारत में कब बसे हैं, जब लोहे की खोज हो गई थी, यानी जब लोहे की खोज हो गई थी, और इससे क्या हुआ, इन्होंने जंगलों को साफ करना प्रारंभ किया, तो उत्तर वैदिक काल में आके ये गंगा घाटी और उत्तर भारत में ये बस गए आके। क्लियर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आ सकता है, और कई बार आया हुआ भी है ये। विकल्प देखते हैं, तराइन की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई। क्लियर। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा तराइन की लड़ाई। क्लियर, तराइन की लड़ाई। तो फ्रेंड्स यहाँ एक बात याद रखिएगा आप कि मोहम्मद गौरी ने, यानी तराइन के 2 युद्ध हुए थे, एक 1191 और एक 1192 में। तो मोहम्मद गौरी ने और पृथ्वीराज के बीच जो लड़ाई हुई थी वो तराइन की हुई थी। तो फर्स्ट जो था और जो सेकंड था, फर्स्ट युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से पराजित हो जाता है। फर्स्ट युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से पराजित हो जाता है, और सेकंड जो तराइन का युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। क्लियर। इन चीजों को आप याद रखिएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है। और इसी तरह ये खानवा की, अगर हम इन विकल्पों की बात करें तो जो खानवा का युद्ध था ये बाबर से हुआ था, ये बाबर से हुआ था 1527 में। पलासी का युद्ध भारत यानी बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी प्रकार से बक्सर 1764 में हुआ था, ये बंगाल वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर। ये डेट कभी कभी पूछ लेता है फ्रेंड्स, आप इस पर नजर रखिएगा, और हो सके तो कहीं आप टाइप भी करते जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, महात्मा गांधी को सत्याग्रह के दौरान पहली बार कब गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी को सत्याग्रह के दौरान पहली बार कब गिरफ्तार किया गया। तो जो सत्याग्रह शब्द है, सत्य के लिए आग्रह है, यानी सत्य के लिए झुकना नहीं, उसके लिए हमें क्या करना है, लड़ना है। और इसके लिए जो हमारे माध्यम होंगे, माध्यम क्या होगा, माध्यम होगा साध्य और साधन। साध्य कैसा होना चाहिए, अगर साध्य पवित्र है तो साधन भी क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। साध्य क्या है, हमें किसी की मदद करना है, सपोज दैट मदद करना है किसी की, तो साधन हम ऐसा ना करें कि किसी की चोरी करके ले आए जाके, साधन को पवित्र नहीं हुआ ना। मेहनत करेंगे, हम लोगों से अपील करेंगे कि आए आप बढ़ के, और अपनी जो बड़ा दिल है उस दिल को दिखाएं, उदारता दिखाएं, अपनी मदद करें, तो ये पवित्र साध्य के लिए साधन पवित्र हुआ। और यही गांधी जी अपना जो माध्यम है, सत्य और क्या, अहिंसा, ये इनके हथियार रहते हैं। सत्याग्रह में सत्य के लिए आग्रह करते हैं। और ये सत्याग्रह शब्द सबसे पहले इन्होंने साउथ अफ्रीका में लड़ा था। जब ये दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे, तब वहां इन्होंने पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन पर जब इन्हें उतार दिया जाता है, तो इनके जो रुझान होता है और इनकी जो विचारधारा होती है, वकीलात से समाज सेवा की तरफ टर्न हो जाती है। क्लियर फ्रेंड्स। तो भारत के संदर्भ में इन्होंने 1917 में जब चंपारण का आंदोलन होता है, यहाँ इन्हें गिरफ्तार यानी सत्याग्रह लड़ा था भारत के संदर्भ में। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में विकल्प ए सही होगा। अब आप एग्जाम में देख लीजिएगा कौन सा विकल्प है। क्लियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। विकल्प देखिए हमारे, बाबर, नूरजहां, अकबर, बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा बहादुर शाह द्वितीय। 1833 के बाद से जो 1857 का जो टाइम टेन्योर था,
उस समय ये शासक रहे और इन्होंने 57 के आंदोलन को भी लीड किया, नेतृत्व इन्होंने 1857 के आंदोलन को लीड किया था इन्होंने। और जब इस रिवोल्ट में भारतीय पराजित होते हैं तो बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां, रंगून भेज दिया जाता है। और ये जफर नाम से शायर भी थे, जफर नाम से कविताएं किया करते थे, शायरी पढ़ा करते थे ये। क्लियर? बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी तो बाबर फर्स्ट था और ये लास्ट थे। ये नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी और अकबर ये जो थे तीसरे शासक थे, ये हुमायूं की ये संतान थे ये। क्लियर? देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? विकल्प देखिए फ्रेंड्स, बसंत कुमार, सुवंत सिंह भाखना, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। तो जिसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो बी होगा, बी इज द राइट आंसर। इनके साथ एक व्यक्ति और थे, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। क्लियर? जो गदर पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी वो संयुक्त राष्ट्र यूएसए में की थी। क्लियर? और यह क्रांतिकारी संगठन था, क्रांतिकारी संगठन था। क्लियर? इसका उद्देश्य यह था कि क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से भारत को ब्रिटिश सरकार से फ्री कराना है। क्लियर? और आप जानते हैं काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल पर केस चला था, भगत सिंह को राजगुरु सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई थी। बसंत कुमार विश्वास यानी जब 1912 में यानी यहाँ जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे उस समय जो बम कांड हुआ था, उस समय जो राजधानी जो परिवर्तित हुई थी लॉर्ड हार्डिंग के समय, तो जब बम फेंका था उसमें ये शामिल थे और इन्हें 20 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी जाती है। तो फ्रेंड्स आज की टेस्ट सीरीज में हम इतने सवालों को देखते हैं। कल फिर आपके बीच उपस्थित होंगे एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा कार्यक्रम और ये सीरीज पसंद आई होगी। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स इसके साथ साथ हम अपनी हिस्ट्री की क्लास भी लेके आएंगे बेहतरीन टॉपिकों के साथ और हमारी टीम अदर सब्जेक्ट के लिए लगी हुई है। तो चलिए ठीक है, बाय बाय।